Hello students, you are watching online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. Students, we are doing the second paper of BA Honours Part 2, that is Human Geography. And the topic that we are doing is Migration of Population. ये topic हमने पहले ही कुछ lectures में पढ़ा है और आज हम इसको continue कर रहे हैं. We have done few aspects of migration of population. तो जनसंख्या के स्थानांतरण के कुछ aspects हमने कर लिए हैं, जैसे देश पक्ष और काल पक्ष, और बाकी जो aspects इसके हैं वो हम आज के topic में complete करेंगे. सबसे पहले चौथे नंबर का जो एस्पेक्ट है संख्या पक्ष, उसको हम कर लेते हैं. संख्या पक्ष या नंबर एस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटीज में या कितने संख्या में किसी भी जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है. जनसंख्या का स्थानांतरण कितनी संख्या में हो रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ के कंडीशंस कैसे हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और क्यों वह स्थानांतरण हो रहा है. तो आज हम इस संख्या पक्ष को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: लार्ज स्केल माइग्रेशन, मॉडरेट माइग्रेशन और माइनर माइग्रेशन. तो इसको हम करते हैं. स्थानांतरण के संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाले उत्प्रवासी एमिग्रेंट जनता और बाहरी देशों से आने वाले अप्रवासी जनता की संख्या कितनी होती है. यह संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है. बड़ी संख्या में स्थानांतरण के प्रभाव अधिक व्यापक होते हैं, क्योंकि ज्यादा जब जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करेगी तो वहां जाने वाले लोग वहां के बैलेंस को, वहां के इकोलॉजिकल बैलेंस को, वहां के रिसोर्सेज के बैलेंस को एक बार जरूर प्रभावित करते हैं. इसलिए ज्यादा संख्या में यदि स्थानांतरण होता है तो उसका प्रभाव अधिक व्यापक होता है. और संख्या के विचार से स्थानांतरण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं. सबसे पहले वृहत संख्या स्थानांतरण या लार्ज स्केल माइग्रेशन. इसके अंडर हम इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ उस माइग्रेशन को ले सकते हैं. वो एक बहुत ही लार्ज स्केल माइग्रेशन था जिसमें लाखों की जनसंख्या ने इंडिया और पाकिस्तान की तरफ पलायन किया था. और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमको इंडिया में काफी समय तक देखने को मिले, क्योंकि बहुत सी जनसंख्या बहुत समय तक इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कैंप्स में रही थी और उन लोगों को रहने और खाने के लिए सरकार को व्यापक इंतजाम करने पड़े थे. वे इंतजाम, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी इसलिए वे इंतजाम पूरे नहीं हो पाए थे, जिसके कारण बहुत लोगों ने काफी सफर किया था, या ये कह सकते हैं कि काफी उनको परेशानियां हुई थी. तो संख्या के हिसाब से पहला है वृहत जनसंख्या स्थानांतरण, लार्ज स्केल माइग्रेशन. सेकंड है मध्यम संख्या स्थानांतरण, मॉडरेट माइग्रेशन. और थर्ड है अल्पसंख्या स्थानांतरण यानी माइनर माइग्रेशन. तो इनको हम देख लेते हैं डिटेल में. मध्य शताब्दियों में और 18 तथा 19 शताब्दियों में अधिकतर ऐतिहासिक प्रवास बड़े पैमाने पर हुआ करते थे, जो अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल या अंतर्राष्ट्रीय होते थे. 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने ये डिस्कवर किया कि बहुत सी दुनिया जो है वो अनडिस्कवर्ड है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और पूरा यूएस और कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका. तो बहुत लोगों ने वहां जाकर वहां प्रवास किया. उस समय उपनिवेशवाद का समय था जब यूरोपीय लोग विश्व के सभी देशों में जा रहे थे, इसलिए उस समय के स्थानांतरण को हम बड़े पैमाने के स्थानांतरण मानते हैं. वर्तमान काल में सबसे अधिक दैनिक स्थानांतरण की होती है, यानी डेली माइग्रेशन. इसमें लोग अपने कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं और फिर वापस अपने घर को लौट आते हैं. ये रूरल और अर्बन माइग्रेशन, दिन में तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ और रात में अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज की तरफ, ये विश्वव्यापी है जिसमें बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं अपने काम के लिए. श्रमिक जनता विशाल औद्योगिक केंद्रों में प्रतिदिन काम करने जाती है और शाम को वापस अपने गांव या कस्बे को लौट आती है. धार्मिक कारणों से होने वाला सबसे बड़ा जनसंख्या स्थानांतरण, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था. तो स्टूडेंट्स, ये था संख्या पक्ष. और संख्या पक्ष के बाद अब हम अगले पक्ष पर आते हैं, जिसको कि हम स्थिरता पक्ष या स्टेबिलिटी एस्पेक्ट कहते हैं. कुछ स्थानांतरण ऐसे होते हैं जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाती है.
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय जनता स्थायी रूप से बस गई है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, इसको हम स्टेबिलिटी एस्पेक्ट कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का वापस यहाँ पर उदाहरण आता है, क्योंकि जो मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए वो पाकिस्तान में ही जाकर बस गए, और जो हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए वो फिर इंडिया में आकर ही बस गए। तो इसको हम स्थायी स्थानांतरण कह सकते हैं, स्टेबल स्थानांतरण कह सकते हैं, जिसमें कि लोग लौटकर वापस अपने देशों को नहीं गए। इसी प्रकार यूरोप के बहुत से लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका में जाकर स्थायी रूप से बस गए, और उन्होंने कुछ वहां के लोगों ने उनको अपना लिया और कुछ उन लोगों ने वहां की सारी रीतियां अपना ली। युद्ध और आक्रमण के द्वारा होने वाले स्थानांतरण अल्पकालीन और अस्थायी होते हैं। टुंड्रा, मरुस्थलों और हिमाच्छादित पर्वतों में जो आखेटकों या पशु चारकों के मौसमी प्रवास प्रति वर्ष होते हैं, जिसको कि हम ट्रांसह्यूमन्स भी कहते हैं, वे भी अस्थायी होते हैं। मौसम के बदलने के साथ ये जो स्थानांतरण है ये होते हैं। औद्योगिक कारखानों में जो श्रमिक के दैनिक प्रवास होते हैं वे भी अस्थायी होते हैं। तो स्थायी में हमने किया, यूरोप से जो विश्व में, पूरे विश्व में प्रवास हुए वो सारे स्थायी हैं, या इंडिया पाकिस्तान का हमने उदाहरण लिया वो स्थायी प्रवास है। लेकिन कुछ लोग जो ठंड के समय में टुंड्रा क्षेत्रों से और हिमाच्छादित पर्वतों से जो निचले अक्षांशों और निचले क्षेत्रों में आते हैं वो प्रतिवर्ष होते हैं, यानी वर्ष में एक बार, और इसके बाद दैनिक प्रवास है वो तो बिल्कुल अस्थायी है, क्योंकि दैनिक प्रवास के बाद श्रमिक शाम को वापस अपने घर या अपने गांव लौट जाता है। संसार के प्रमुख स्थानांतरण, मेजर माइग्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार में मानव वर्गों के प्रमुख स्थानांतरण निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किए जाते हैं: प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिकल स्थानांतरण और ऐतिहासिक स्थानांतरण। इन दोनों में अंतर यह है कि प्राग ऐतिहासिक स्थानांतरण तो मुख्यतः मानव उद्गम क्षेत्र से बाहर को हुए थे, यानी मानव का उद्गम हुआ पृथ्वी का क्रेडल लैंड, जिसको कि हम मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के आसपास मानते हैं, वहां पे मानव का उद्गम हुआ और फिर वो अपने आप पूरे विश्व में फैलता चला गया। ऐतिहासिक स्थानांतरण हम उनको कहते हैं जो संसार के विभिन्न प्रदेशों में होते रहे हैं, जैसे कि उपनिवेश काल में हुए हैं। तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक स्थानांतरण, प्री हिस्टोरिकल माइग्रेशन। प्री हिस्टोरिकल माइग्रेशन प्लीस्टोसीन काल के अंतरहिम युगों में हिम राशियों के विस्तार और पीछे हटने से जलवायु में परिवर्तन होते रहे थे। जलवायु की क्रमशः निम्नलिखित दो अवस्थाएं होती थी। पहली हिमावस्था, कोल्ड फेज, जिसमें जलवायु अत्यंत ठंडी होने से हिम राशियों का विस्तार होता था। दूसरी कोष्णावस्था या वार्म फेज, जिसमें जलवायु होने से गर्म होने से हिमराशियां पीछे हट जाती थी। इन युगों में मानव अपनी प्रस्तरकालीन सभ्यता का जीवन व्यतीत करता था। वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। आखेट या भोजन इकट्ठा करने के द्वारा वह अपना निर्वाह करता था। इन कालों में मध्य एशिया से बाहरी भागों को मानव प्रजातियां स्थानांतरण करती रही, क्योंकि बहुत से जो क्षेत्र थे या बहुत से जो एरियाज थे वो अनकवर्ड थे, वहां पर कोई मानव का वास नहीं था, तो ये लोग जाकर और उन क्षेत्रों में फैलते रहे। साथ ही साथ जलवायु चक्र की अवस्थाओं के अनुसार यूरोप में भी स्थानीय जनसंख्या स्थानांतरण होते रहे थे। अब है ऐतिहासिक स्थानांतरण, हिस्टोरिकल माइग्रेशन। ऐतिहासिक स्थानांतरण अंतरमहाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, अंतरराज्यीय यानी इंटरस्टेट और स्थानीय यानी लोकल सभी प्रकार के हुए हैं। वे स्थानांतरण अधिकतर सघन आबादी वाले क्षेत्रों से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हुए हैं, अथवा सघन क्षेत्रों के अंदर ही गांवों से नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को होते रहे हैं। तो इसमें हम इस प्रकार से जो नीचे उल्लेखित है इन प्रवासों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है यूरोपीय स्थानांतरण, यूरोपियन माइग्रेशन। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरणों में सबसे बड़े वे थे जो 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अर्ध तक यूरोप के देशों से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साइबेरिया को हुए थे। मानव प्रवास की भारी बाढ़ 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी में रही है। 1846 से 1932 तक के समय में लगभग 500 लाख मनुष्य यूरोप से इन नए देशों को गए थे, और यूरोप के मनुष्य यूरोपीय सभ्यता और प्रौद्योगिकी को भी अपने साथ ले गए, यानी जो भी डेवलपमेंट उन्होंने किया था उस चीज को अपने साथ ले गए। नए देशों की उपजाऊ और नई भूमि पर इन्होंने अपने विज्ञान के प्रयोग के द्वारा भोजन सामग्री और कच्चे माल का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा लिया।
और सरप्लस को अपने मातृ देशों को भेजने लगे। जैसे कि इंग्लैंड से अंग्रेज भारत आए और भारतीय भूमि के जो भी उत्पाद थे उनको वो वापस अपने देश यानी इंग्लैंड को भेजने लगे। यूरोप के से सबसे अधिक प्रवास संयुक्त राज्य में हुआ, वहां लगभग 400 लाख मनुष्य गए हैं। इससे कम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। तो यूएसए तो बिल्कुल ही उस समय ऐसा लैंड था जहां पर कि नेटिव रेड इंडियंस के अलावा और कोई जनसंख्या थी ही नहीं। और हम सब ये जानते हैं कि संसाधन सबसे ज्यादा यूएसए में पाए जाते हैं। वहाँ की भूमि बहुत ही संसाधनों से युक्त है। तो बहुत से लोग वहां जाकर बस गए, लगभग 400 लाख मनुष्य, और वो अब वहीं के स्थायी निवासी हो गए हैं। ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश कॉलोनीज, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ब्रिटिश गायना, ट्रिनिडाड, जमैका, अदन, बोर्नियो, मलाया, फिजी द्वीप, पपुआ द्वीप आदि में दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी प्रकार फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और स्पेन के उपनिवेश भी अनेक स्थानों में थे। भविष्य में यूरोपीय देशों के मनुष्यों का बाहरी देशों को स्थानांतरण स्थायी रूप से उन्हीं प्रदेशों को होगा जिनकी जलवायु समशीतोष्ण है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के ऊंचे तापक्रमों में यूरोपीय लोगों का स्वास्थ्य गिरने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये था माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें हमने पांचों पक्ष डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने 2 पक्ष डिस्कस किए हैं, यानी जब जनसंख्या माइग्रेट करती है तो उसका संख्या पक्ष और उसका स्थिरता पक्ष। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, और माइग्रेशन के लिए अभी वीडियो और आगे वीडियोस आएंगे, आप उनको देख सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उन प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर शेयर कर सकते हैं। मैं जो असाइनमेंट इस टॉपिक पर दूं उसको असाइनमेंट को करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।